नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इससे पहले कि हम बात करें कश्मीर की स्थिति पर, उस पर आज हमारी चर्चा भी होनी है। अभी अभी एक खबर आई है कि किस तरीके से कांग्रेस में एक राज्य, वो उदयपुर में एक होटल में जा रहा है राजस्थान में, और अब बात कर लें अगर हरियाणा की, तो वहां के जितने विधायक हैं कांग्रेस के, उनको बस में भर के एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और वहां से वो रायपुर जाएंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की चिंता हो रही है। क्या यह डर है? हरियाणा के 27 कांग्रेसी विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। वो यहां पर दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आए थे एक मीटिंग के लिए। ये सारे विधायक अब ले जाए जा रहे हैं। जैसे कि आप इस बस में देख सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं उसके अंदर। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ये विधायक रवाना हो गए हैं। तो ये पूरी जद्दोजहद इसलिए है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। और आपको बता दें कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल अजय माकन वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अजय माकन पर वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं उनके बीच में ये बातचीत चली कि शायद लोग नाराज हैं कि बाहर से किसी को आप ले आए, यहां से आपने किसी को नहीं रखा, और कुछ गुट कांग्रेस में इस तरीके से बन गए हैं कि वो शायद क्रॉस वोटिंग कर देते। इसके अलावा एंट्री हो गई हरियाणा में न्यूज़ चैनल के मालिक कार्तिक शर्मा की, और उनको भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी समर्थन करने को तैयार हो गई। वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हो जाए तो वो जीत जाएंगे और अजय माकन नहीं जीतेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा में हरियाणा से जाने के लिए अजय माकन को 30 विधायकों की जरूरत है, जिसमें से 27 बस में भरकर रायपुर जा रहे हैं। बाकी 3 का क्या? ये एक बड़ी अहम बात है। ये जो पूरी गतिविधि हो रही है अभी राष्ट्रीय राजधानी में, उसका जायजा ले रहे हैं और उसके बारे में हमको बता रहे हैं उमाशंकर सिंह। दीपेंद्र, क्यों इस तरह से आप लोगों को करना पड़ा है? विधायकों को यहाँ जमावड़ा क्यों करना पड़ा? ये हमारा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के जो तमाम विधायक और सांसद हैं उनकी एक कार्यशाला रहेगी और पार्टी के विषयों पे चिंतन होगा। लेकिन वो कार्यशाला तो हरियाणा में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जयपुर राजस्थान का है तो वो उदयपुर में हो रहा है। ऐसा कुछ तय नहीं है जी सर। इसका राज्यसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है माना जाए। राज्यसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है हरियाणा के अंदर। एक सीट हमारे जो कांग्रेस जो विधायक दल है वो 31 विधायकों का है। एक सीट भाजपा के खाते में आती है, दूसरी कांग्रेस के खाते में आती है, और दोनों जो है। लेकिन आपके क्या 31 विधायक इंटैक्ट हैं? खासतौर पर अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है, और सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। जो है सारे विधायक वहाँ पहुँचेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे कोशिश हो सकती है। भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे, हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। किरण जी से कोई बातचीत हुई? वो किरण जी वहीं पहुंचेंगी, और कुलदीप उनसे पार्टी की बात चल रही है। साफ तौर पे जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो कह रहे हैं कि किरण चौधरी वो पहुंचेंगी वोट डालने के लिए। कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है तो पार्टी से उनकी बातचीत नहीं है, और 30 विधायकों की जरूरत है। तो कुल मिलाकर 31 में से जो 30 विधायक हैं, या इनका दावा है कि वो इंटैक्ट हैं। और हालांकि ये कह रहे हैं कि ये पूर्व निर्धारित प्रोग्राम है जिसमें इनको लेकर जाया जा रहा है, जहां पे वहां पे जो कार्यशाला है उसमें ये हिस्सा लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है, और इसीलिए ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इस कदम को उठाया गया है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो उमाशंकर सिंह अब हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। उमा जी, एक तरफ विधायक गए उदयपुर और दूसरी तरफ विधायक जा रहे हैं रायपुर, लेकिन ये जो गणित है ये आप दोनों राज्यों की अगर हमको समझा सकें कि क्या विधायक पूरे होंगे?
ये देखिए, गणित सीधा सा ये है कि कांग्रेस के जो 31 विधायक हैं, 30 चाहिए कम से कम अजय माकन को अपनी सीट निकालने के लिए। और इसलिए ये जो सीटें वहां पर हैं, एक तो बीजेपी के पास सीधे तौर पे जा रही है क्योंकि 40 विधायक बीजेपी के हैं, तो 30 जो बीजेपी के विधायक अपने पहले कैंडिडेट को वोट डालेंगे, उसके बाद 10 विधायक जो हैं वो बीजेपी के बच जाते हैं। और जो निर्दलीय विधायक के तौर पे कार्तिकेय शर्मा वहां पे खड़े हुए हैं, उसको लेकर सारा जो जोड़ तोड़ है वो होने की कोशिश हो सकती है, की जाने की कोशिश हो सकती है वहां। और इसी बात को लेकर कांग्रेस को चिंता है और तभी उन्होंने हरियाणा से अपने विधायकों को पहले दिल्ली बुलाया और विशेष विमान के जरिए उनको रायपुर ले जाया जा रहा है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस को लगता है कि वहाँ उनके विधायक जो है मतदान की तारीख तक सुरक्षित रहेंगे और मतदान की तारीख को इनको वापस लाया जाएगा 10 जून को। जो कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जो आंकड़ा बन के निकलता है वो ये कि 10 विधायक जो बीजेपी के हैं वो उनको समर्थन दे सकते हैं। उसके अलावा 10 जेजेपी के विधायकों का समर्थन भी उनको मिल सकता है, तो 20 विधायक इस तरह से हो गए। 6 जो निर्दलीय हैं उनके समर्थन का भी दावा उस खेमे की तरफ से किया जा रहा है, तो 26 हो गए। तो कुल मिलाकर 30 की जो जरूरत है उसमें बहुत नेक टू नेक जाकर हो रहा है। और अगर 2-3 विधायक भी कांग्रेस के इधर से उधर हो गए, बल्कि 2 विधायक भी इधर से उधर हो गए, तो पासा पलट सकता है, कांग्रेस की उम्मीदवारी वहां से खत्म हो सकती है, अजय माकन चुनाव हार सकते हैं। और यही बात है, यही एहतियाती एक कदम है जिसको उठाया गया है और विधायकों को यहाँ से लेकर रायपुर ले जाया जा रहा है। थैंक यू जी। उमाशंकर सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं अब हमारी अगली खबर का। जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, आज फिर एक हादसा हुआ। इसको लेकर के, टारगेट किलिंग को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मिले, जो करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली दिल्ली में। टारगेट किलिंग को लेकर गुस्से में कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने पलायन करने की कोशिश की, जिनको वहां पर रोका गया है, पुलिस द्वारा रोका गया है। इस बीच एक और टारगेट किलिंग हुई है, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या हुई है। ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या केंद्र की कश्मीर नीति फेल नहीं हुई है? क्या सुरक्षित महसूस कराने में विफल रहा है केंद्र? क्योंकि इस तरीके की वहां पर स्थिति जम्मू कश्मीर में हो रही है। रणबीर सिंह पठानिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इमरान नबी प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, देशरतन निगम आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी बात का रुझान थोड़ा सरकार की तरफ रहता है, और राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ अब से थोड़ी देर में रुकेंगी। पठानिया जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है कश्मीर में? संकेत जी, परिस्थिति एक विकट है और परिस्थिति एक परेशान करने वाली भी है, एडमिटेडली अगर बात करें। लेकिन इसी विकट परिस्थिति और इसी आपदा से अवसर को तलाशना है। हम कल भी इस विषय पे बात कर रहे थे, इसी पॉइंट से ही आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई छेड़ने का हमें एक मौका और एक अवसर है। मैंने पहले भी कह रहा था कि अनप्रेसिडेंटेड, अद्वितीय विकास कार्य और अद्वितीय जिसे कहते हैं सिक्योरिटी पॉइंट पे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे और खासकर टेररिज्म को मूल से उखाड़ने के ओर पिछले चंद महीनों में और चंद वर्षों में काम किया गया है। लेकिन अब एक नया वारफेयर है और इस नए वारफेयर में सरकार तो करेगी, होम डिपार्टमेंट करेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन हमारा मानना है कि इसे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसे जन आंदोलन के तौर पे कलेक्टिव लड़ेंगे हम इससे। देखिए, हमने ऑपरेशन ऑल आउट देखा है, हमने ऑपरेशन टोपैज फेस किया, हमने ऑपरेशन गिब्राल्टर फेस किया। कह रहे थे अखनूर में आके, दिल्ली में जाके चाय पिएंगे, वहां पे हमने इस सब का जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और ये भी ये जो नया एक जो हाइब्रिड वारफेयर के नाम से ये जो पाकिस्तान की नई हिमाकत, ये नई शरारत है, ये ढूंढी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में इसमें आश्वस्त रहे। मैं बार बार अपने सभी मित्रों को कहना चाहता हूं, यकीन रखें, सरकार में भारत एक मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत जिसे कहते हैं देश है। प्रधानमंत्री इस देश के एक विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और ये जो छोटी छोटी शरारतें हिमाकत करने से हमारा मनोबल, छोटी हमारी जिसे कहते हैं आत्मशक्ति छोटी होगी और मजबूत के साथ नहीं। छोटी छोटी हिमाकत, इससे बड़ी यहाँ लोग मरे जा रहे हैं। लोग कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि उनको एकदम जेल की तरह बंद कर दिया है, ट्रांजिट कैंप में पलायन करने पर दोबारा मजबूर हैं और उनको रोका जा रहा है कि भाई नहीं, पलायन मत कीजिए। आप कह रहे हैं छोटी छोटी हिमाकत? बिल्कुल नहीं छोटी मोटी। मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा उस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैंने कहा कि ये कोई एक हिमाकत करके पाकिस्तान सोचे कि हमें को परेशान, हमारे पथ से हमें आगे पीछे कहीं बुला देगा या निकाल देगा, ऐसी बात नहीं होगी। आपने जो कश्मीरी पंडित भाइयों की बात की, मैं आपके ध्यान में ले आऊं कि कल
जो एक हाई लेवल बैठक में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में आश्वासन दिया है कि 6 जून तक हर एक कश्मीरी पंडित और हर एक जिसे कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुलाजिम बिल्कुल एक सेफ जोन में होगा और एक फुल प्रूफ जोन में होगा। दिस इज ए कमिटमेंट। अब इस रिलोकेशन में, इस सेफ्टी जोन में उनको लाने के लिए, और कम से कम कृपा, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ जजन जो इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, कुछ दिल्ली से कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के, अरे भाई इस परिस्थिति में हम इमरान नबी मैं आपके पास आना चाहता हूं। इमरान नबी, बिल्कुल सुरक्षा का मामला है, और अगर एक सेकंड सेम पेज की बात की, देखिए ऐसा है, जहां आपसे सवाल पूछे जाएं उसमें यह बोल देना कि हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सवाल ना पूछे जाएं। बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो केंद्र सरकार ने ही की थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज कश्मीरी पंडित जिनके नाम पर राजनीति हुई है वही सड़क पर उतरे हुए हैं, कितने टाइम से वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछना जो है ये राजनीति करना नहीं हुआ। मैं बस अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उन लोगों की जो पीड़ा है उसको चैनल के माध्यम से सामने ला रहे हैं, बस, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। जी, आपके ध्यान में रहे, आपके चैनल पे किसी ने उंगली नहीं उठाई है वहां पे, लेकिन मेरा इसमें विशिष्ट जो मानना था इसमें, जिस तरीके से एक इमरान नबी जी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इमरान नबी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसके कल भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां। एक सेकंड, अब जरा और कमेंट ले लें, पठानिया जी और कमेंट, इमरान नबी, उसके बाद देशरत्न निगम जी। देखिए, सबसे पहले ये जो आज हुआ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस जो मर्डर आज किया गया ब्रॉड डे लाइट में, मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते में ये दिस इज द 4th किलिंग। तो मतलब अब हम थक गए हैं कंडमनेशन कर करके, कंडमनेशन और जो है दुख का इजहार करके। बट ये आखिर कब तक हम अपने नौजवानों को ऐसे मरते हुए देखें? हम अपने जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, किस तरीके से उनको मारा, ऑफिस में जाके मारा जा रहा है। तो मतलब हालात आप देखिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, बट इनको समझना चाहिए कि इनके हाथों में से, मतलब मुझे लगता है कि पूरा जो कश्मीर चला, जो ये पॉलिसी बता रहे थे, मस्क्यूलर, सो कॉल्ड मस्क्यूलर पॉलिसी, पिछले 3 सालों से जिसका रेटरिक हमको सुनाई दे रहा है, बट वो तो सारी फेल हो गई है। मतलब आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, जैसा आपने भी अपने जो है बयान में बोला कि कश्मीरी पंडित और बाकी जो यहाँ पर नॉन लोकल्स काम कर रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं यहां से माइग्रेट करने के लिए। ये दिस विल बी अनदर डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एक 1990 का था, और अब 2022 में हम फिर से उसी सूरत हाल में आ गए हैं कि यहां पर आज माइग्रेंट्स, नॉन लोकल्स और माइनॉरिटीज मजबूर हो रहे हैं और वापस पलायन करने के लिए। वो तो इस टाइम पे बंद है, बंद मतलब उनको तो इस टाइम पे मान लीजिए जेल की तरह उनको बंद रखा है, नहीं तो वो तो भागने के लिए तैयार है। तो ये मतलब पूरी कंप्लीट, मैं इसको लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं बोलूंगा, ये तो सिस्टमैटिक फेलियर है। मतलब कर क्या रही है गवर्नमेंट? आप मुझे बताइए कि अकाउंटेबिलिटी आपकी बात मैंने सुन ली। देशरत्न निगम, मैं आपसे सवाल बस इतना पूछना चाहता हूं कि 1990 का जब हवाला दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि परिस्थिति कैसी अजीब सी हो गई और वातावरण को सुधारने का कोई प्रयास नहीं हुआ और कश्मीरी पंडित जो है वो पलायन को मजबूर हो गए और बहुत ही बुरी स्थिति हुई। इसको लेकर के खासी राजनीति भी हुई है, राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई हैं, और लोगों की जो सफरिंग है वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, 1990 नहीं, 2022 की बात, आज सफरिंग नहीं है। और ऐसे में अगर सवाल पूछे जाते हैं वहां पर केंद्र शासित राज्य में एलजी से, होम मिनिस्ट्री से, तो फिर इसमें गलत क्या है? यहां राजनीति कहां आ गई इस सवाल में? इसमें संकेत जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो भी सवाल पूछने चाहिए जरूर पूछने चाहिए, विपक्ष का भी काम है और आम जनता का भी काम है, और सवाल का जवाब भी उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, आतंकवादियों ने जो अभी टारगेटेड किलिंग करी है तो अपनी नीति और स्ट्रेटेजी बदली है। और पहले वो अफरा तफरी करते थे और आम गोलियां चला देते थे, कभी मार्केट में बम फोड़ते थे। तो वो जो आम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके तहत वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो टारगेटेड किलिंग होती है, हर घर में पुलिस नहीं हो सकती और हर बैंक में भी पुलिस नहीं हो सकती। तो इसलिए जो सुरक्षा का जो आयाम है उसको अब थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि इस तरह का जो हमले हो रहे हैं टारगेटेड करके, बैंक के जो मैनेजर थे वो बैठे हुए थे अपने कमरे में और जाके कोई अगर कस्टमर बन के जाता है और गोली मार देता है तो ये दुखद है।
तो इसका किस तरह से जवाब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादियों ने अपनी नीतियां बदली हैं और विक्टिम सारे या तो लोकल से या तो एक धर्म के ही हैं। तो ये जो अलग से नीति अभी इन्होंने अपना ली है, उसका किस तरह से मुकाबला करेंगे। और मैं इससे जुड़ा हुआ देश जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर में जितना इंटेलिजेंस का दबदबा होता है और होना चाहिए, उतना शायद पूरे देश में और कहीं नहीं होगा, आप जानते हैं इस बात से। तो एक सवाल ये भी तो पूछना लाजमी है कि इंटेलिजेंस कहां थी? आपको पता होना चाहिए था कि ये स्ट्रेटेजी बदल रही है। नहीं, देखिए, एक दो जब घटनाएं होती हैं तो उस पर विचार शुरू होता है। ये 4 घटनाएं अभी जो हुई हैं, और मैं समझता हूं कि संज्ञान जरूर है वहां के गवर्नमेंट ने लिया होगा। दूसरा, देखिए, इसको सामाजिक स्तर पे भी लड़ना पड़ेगा, समाज को भी उठना पड़ेगा। अगर वहां का समाज शांत रहता है और इनके खिलाफ नहीं उठता है, तो आप बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी बना लीजिए, क्योंकि हर घर में पुलिस नहीं रह सकती। आंख और कान समाज के ही लोग होते हैं। और इंटेलिजेंस में अगर इंटेलिजेंस का अगर इंटेलिजेंस का कोई बात है, तो वो भी अगर हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर कोई फेलियर है तो इन्वेस्टिगेशन में उसको इमरान जी, देखिए, ये इन्होंने मतलब समाज की बात की। मैं इनको बस एक बात बता देना चाहता हूं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस परसों यहाँ शेखपुरा बडगाम में कश्मीरी पंडित भाइयों का वो धरने पे बैठे हुए थे, और एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी हमने अपनी एक जो है डेलीगेशन बनाई थी, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत ली कि हम वहां पर उनके साथ जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, बट हमको इजाजत नहीं दे रहे हैं उनसे मिलने की। मुझे समझ नहीं, एक पर्टिकुलर पार्टी वहां पे बैठी थी। अगर हम जाएंगे एज रिप्रेजेंटेटिव, हमने यहाँ पर लोगों के साथ काम किया, यहाँ तो आप हमको बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिल रही है, हमको पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे समाज बाहर निकलेगा? जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो डेलीगेशन भेजना चाहती है हमारे पंडित भाइयों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, वो उस पे रोक लग रही है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे? और दूसरी बात ये है कि आपको इस टाइम पे, मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम पे पॉलिसी फेलियर और एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहराना है, न कि सोसाइटी की तरफ देखना पड़ेगा आपको। सोसाइटी पे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, इन सारे सवालों के पीछे का मकसद और मंशा एक ही होनी चाहिए कि किस तरीके से कल का दिन ना आ जाए जिसमें एक और ऐसी खबर सुनने को मिले कि फिर एक आदमी आया, बंदूक लेकर के आया और किसी को मार डाला। क्योंकि ये एक ऐसा दहशत का माहौल तैयार कर रहा है कश्मीर में, जो कि बहुत ही भयानक है। आप वहां पर लोगों से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग यहां दिल्ली में बैठ करके भले ही समझें कि सब ठीक हो जाएगा और हम कुछ कर रहे हैं, तकलीफ क्या है वो जमीन पर अभी दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ही गए। गांधीनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हार्दिक पटेल पिछले 3 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन उपेक्षा किए जाने और युवाओं को आगे न बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिस छत्र छाया में मैं आया हूं, वहां से जनहित का जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल के साथ, शुद्ध मन के साथ किया जाएगा, और उस कार्य में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक उम्मीद है, जो अपेक्षाएं है, उस उम्मीद और अपेक्षाओं पे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी सहयोग हम जैसे छोटे से व्यक्ति की ओर से देना होगा, वो पूरा सहयोग हम सब साथ मिलकर देंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मुझे काम करना है और वो काम जनता के हितों के लिए हो, और मुझे भरोसा है कि वो काम मैं यहां से कर पाऊंगा।